आदमखोर हत्यारा। इस खूबसूरत जगह के मालिक का नाम है प्रोफेसर करण दीवान, जो साल में एक बार 2 माह के लिए यहाँ अकेले छुट्टियाँ व्यतीत करने आते हैं। उनके साथ केवल उनका एक नौकर और ड्राइवर ही आते थे। ड्राइवर बहादुर, जो निकट ही के बाजार से खरीदारी करने तक के काम निपटाता था, और नौकर करमू, जो सफाई से लेकर खाना तैयार करने का काम स्वयं करता था। वाह, ऐसे स्वर्ग में 2 माह तो देखते देखते ही बीत जाते हैं। काश सेठ साहब सदा के लिए यहीं रुक जाते। कहते हैं कभी कभी भगवान बहुत जल्दी सुन लेता है। प्रोफेसर दीवान और करमू को उस स्वर्ग में आए आज चौथी रात थी, चौथी तूफानी रात। प्रोफेसर दीवान अपने शानदार कक्ष में अपने उन शानदार पलों में डूबे थे। पारुल बेटी, क्या तू जल्दी ही बड़ी नहीं हो सकती, ताकि ये छुट्टियां हम यहाँ तेरे साथ मनाएं? हमारी नन्ही बिटिया जरूर हमसे रूठी हुई होगी, लेकिन हम भी मजबूर हैं पारू। तेरी माँ के देहांत के बाद हम रिसर्च के चलते तुम पर ध्यान भी तो नहीं दे पाते, इसलिए तो तुझे बोर्डिंग में। उसी पल प्रोफेसर दीवान चौंक पड़े। कौन है खिड़की पर? रिवाल्वर नजर आने लगी उनके हाथ में। प्रोफेसर दीवान दरवाजा खोलकर बाहर निकले और खिड़की की ओर देखते ही उनके मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकल गई। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं मिला। सर्द रात में भी प्रोफेसर दीवान का जिस्म पसीने से सरोबार हो उठा। हाथ में रिवॉल्वर होने के बावजूद मुंह से घिघियाया सा स्वर निकला, बताओ वरना गोली मार दूंगा। उस खौफनाक साये के हाथों में कुछ चमक उत्पन्न हुई। प्रोफेसर चीख पड़े, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? वहीं रुक जाओ, वहीं। खौफनाक साये के हाथ तेजी से हरकत में आए। परिणाम स्वरूप प्रोफेसर की चीख बिजली की कड़क में दम तोड़ गई। चेहरों पर ढेरों आश्चर्य व भय के भाव लिए लुढ़क गए वे। साया आगे बढ़ा और जानवर के समान उन्हें खींचता हुआ दूर ले गया। उधर ड्राइवर बहादुर, लगभग सारा जरूरी सामान आ गया है, अब सेठ साहब से सोने की इजाज़त ले लूं। सामान करमू के पास पहुंचाने के बाद वह प्रोफेसर के कमरे में पहुंचा। सर, कमाल है, कहाँ चले गए सर? और अचानक उसके हलक से चीख फूट पड़ी। यह क्या है? चिपचिपा सा। बहादुर की जेब में रखी माचिस बाहर आ गई। खून? कहीं यह खून सर का? नहीं। फर्श पर खून देखते ही बहादुर का हलक सूख गया। पागलों के समान चीखता हुआ अभी उठना ही चाहता था कि खून के निशान उधर स्टोर की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब सोचते सोचते उसकी टांगें कांपने लगी। बहादुर स्टोर का दरवाज़ा खोलकर बरामदा पार करने के बाद भीतर आ गया। सर, आप कहाँ हैं सर? अचानक नीचे किसी लाश का एहसास होते ही चीख पड़ा, सर। आहट सुनकर भयानक फुर्ती के साथ पलटा वह। कौन है? तुम कौन हो? तुम खूनी? और फिर शांति छा गई। फिर नहीं, उफ, यह क्या हो गया? हे भगवान, मुझे बचा लेना। बेहद डरी हुई अवस्था में करमू ने वह हट छोड़ दिया। रातों रात वह ऐसा गायब हुआ कि फिर ढूंढे ना मिला। हट में पड़ी बदबू मार रही लाशों का पता 1 माह बाद ही चला। मैं इधर से गुजर रहा था साहब, बदबू ने मुझे रोक लिया और मैं आपको सूचना देने आ गया। हत्यारे का कोई सबूत ना मिल सका। रहस्य ही रह गया। केस की फाइल बंद और हट को पुलिस ने सील कर दिया। प्रोफेसर दीवान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि उनका नौकर करमू कहाँ गायब हो गया। खैर, प्रोफेसर दीवान की केवल एक ही बेटी है, 7 वर्षीय पारुल, बोर्डिंग में पढ़ती है। फिलहाल उसे खबर देना उचित नहीं होगा। समय पर यह काम मैं स्वयं कर दूंगा। और आज 15 वर्षों बाद, पारुल, क्या यही है वो हट जहाँ तुम्हारे पापा की हत्या कर दी गई थी? हाँ रूबी, और हत्यारा आज तक खुला घूम रहा है। चलो अमित, भीतर चलते हैं। विक्की, पहले पारुल दरवाज़ा तो खोल दें। चलो, आज 15 वर्षों बाद यह दरवाज़ा तो खुलेगा। सब दरवाज़ा खुलकर भीतर आ गए। 15 वर्षों में इन सब को बसेरा तो बनाना ही था। कमर कस लो, पहले डट कर सफाई करनी होगी। कुछ देर बाद वे सफाई में लग गए। पारुल और रूबी, तुम दोनों किचन का काम संभालो। सफाई के बाद भूख का बंदोबस्त भी तो होना चाहिए। हाँ, अमित और जोगा लकड़ियाँ लेकर आते होंगे। ओके, आओ रूबी। इन सब के कामों के दौरान ही सूर्य पश्चिम में उतरता रहा। उधर हट से कुछ दूर, बेवकूफ़, अगर आज ये माल बॉस तक नहीं पहुंचा पाया तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ कर बिल्ले। उफ, पेट्रोल समाप्त हो गया है रंगा, अब क्या होगा? यहाँ तो आसपास कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ठहरो, शायद काम बन गया। उन लड़कों को देखो, शायद पास ही कोई
कॉलेज का ग्रुप पिकनिक मनाने आया हुआ है और वे लोग जरूर किसी न किसी कार या बस इत्यादि से आए होंगे। गुड, कार में से पाइप और डिब्बा निकालो जल्दी। काम बन गया। इनके अंदर जाते ही पाइप डालकर पेट्रोल डिब्बे से भर लेंगे और अगर पेट्रोल टैंक लॉक हुआ तो मजाक मत करो, तब मेरे हाथ से टूटने वाला वह पहला लॉक नहीं होगा। तब तक अमित व जोगा भीतर जा चुके थे। दोनों फ्यूल टैंक के निकट जा पहुंचे। किस्मत अच्छी है, फ्यूल टैंक लॉक नहीं था। सारा पेट्रोल निकाल लो, ना मालूम आगे पेट्रोल पंप कहाँ मिले। अचानक कुछ देखता हुआ रंगा चौंक पड़ा। अरे क्या हुआ? कोई उस खोली में से निकलकर भागना चाहता था। हमें देखकर वह वापस भीतर चला गया। उसका चेहरा, तुम डिब्बा भरो, मैं अभी आया। अरे मगर तुम्हें क्या, रुको, डिब्बा भरने वाला है। लेकिन तब तक रंगा आगे बढ़ चुका था। उफ, न जाने दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की इसकी आदत कब जाएगी। रंगा स्टोर का दरवाज़ा ठेलकर बरामदे में आ पहुंचा। वह अंदर जाकर छिप गया होगा। रंगा स्टोर में आ पहुंचा। उसका चेहरा यहीं कहीं होगा। अचानक आहट सुनकर वह पलटा और बस चीखने का भी अवसर उसे न मिल सका। दूसरे ही पल वह लाश में तब्दील हो चुका था। उधर बिल्ला, कहाँ चला गया कमबख्त, खुद तो मरेगा, मुझे भी फंसवाएगा। देखना होगा उस हरामजादे को। पेट्रोल का डिब्बा बाहर ही टिकाकर वह भीतर घुस गया। रंगा, रंगा, अरे यह क्या टपक रहा है? खून। खून देखते ही बिल्ला के जिस्म में मानो बिजली सी कौंध गई। यह खून कहीं नहीं, और ऊपर दुच्छती में झांकते ही चीख पड़ा, बिल्ला, रंगा। इसी पल बिल्ला की गर्दन पर दो हाथ जम गए। शिकंजे की तरह कसे हाथों से छूटने की भरपूर चेष्टा की उसने। बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन बचा। उसी पल जोगा उसे बुलाने आ पहुंचा। विक्की, तुम यहाँ बैठे हो, चलो खाना तैयार है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जोगा, मैंने उधर स्टोर की ओर से एक चीख सुनी है। जरूर सुनी होगी। यहाँ एकांत में ऐसे ऐसे भ्रम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। तुमने जरूर किताब के किसी सीन को फिल्म की तरह देख लिया है। नहीं जोगा, तुम लोग शोर शराबे में व्यस्त हो गए। यह कमरा स्टोर के ठीक सामने पड़ता है, वह देखो। ओह कॉम ऑन डियर, छोड़ो यह सब। और जोगा उसे खींचता हुआ ले गया। डिनर के बाद मैं तो यहीं डट कर सोना चाहता हूँ। हम दोनों बाहर वैन में अपना बिस्तर लगाने जा रही हैं और मैं चला अपने कमरे में, मुझे ये किताब ख़त्म करनी है। तो फिर ठीक है, हम दोनों ज़रा कुछ देर नाव की सैर करेंगे। क्यों अमित? क्यों नहीं पारुल, चलो। विक्की की आंखों में नींद नहीं थी। वह चीख की आवाज़ स्टोर से ही आई थी। एक बार चल कर देख लेने में क्या हर्ज है। अंजना विक्की को देखकर चौंक पड़ी। यह स्टोर की तरफ क्यों जा रहा है? उधर विक्की स्टोर में प्रवेश कर चुका था। यहाँ तो कोई असामान्य बात नजर नहीं आ रही। यहाँ भी कुछ नहीं। कमाल है, फिर चीख कैसी थी? और इस बार पलटते ही वह चीख पड़ा, ओह! लेकिन ओह, तो तुम अंजना? हाँ, लेकिन तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों गए? वो बस यूं ही, चलो यहाँ से बाहर चलें। फिर आधी रात को अचानक वैन के नीचे सरसराहट सी हुई। उधर कमरे में बैठा विक्की पुनः उछल पड़ा। फिर चीख की आवाज़। उफ, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इस बार चीख किसी लड़की की थी। कहीं हम में से कोई खतरे में तो नहीं है? वह वैन रूबी और अंजना को देखना होगा। अंजना कहाँ गई? रूबी गहरी नींद में है, इसे जगाना होगा। विक्की ने झंझोड़ा तो रूबी हड़बड़ा कर उठ बैठी। विक्की, तुम, क्या बात है? रूबी, अंजना कहाँ है? अंजना, अरे यहीं मेरे पास ही तो सो रही थी, कहाँ चली गई? अंजना गायब है रूबी, मैंने अभी अभी शायद उसी के चीखने की आवाज़ सुनी थी। चीखने की आवाज़? ओह, पारुल और अमित उधर नाव में सो रहे हैं, जोगा भीतर होगा। अंजना कहाँ गई? अंजना, 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 कहाँ हो तुम? अंजना। उसी क्षण विक्की के मुंह से भयानक डकार से निकली और आ आ आ कौन है? छोड़ दे कमीने, आह! अंजना, अंजना। रूबी, क्या बात है? अंजना को क्यों पुकार रही हो? ओह जोगा, अंजना कहीं चली गई है, मैं और विक्की उसे ढूंढ रहे हैं। तुम और विक्की? मगर विक्की कहाँ है? विक्की, ओह माय गॉड, अभी तो यहीं था। उसी क्षण जोगा के मस्तिष्क में विक्की का स्वर गूंज उठा। जोगा, मैंने उधर स्टोर की ओर से एक चीख सुनी है। स्टोर की ओर से चीख? रूबी, तुम पारुल और अमित को जगाओ, मैं अभी आया। कमरे में पड़ी तलवार ले लेनी चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रही है। रूबी कंठ फाड़ फाड़ कर दूर नाव में बेसुध पड़े अमित व पारुल को जगाने का प्रयास करने लगी। पारुल, अमित, पारुल, पारुल। रूबी,
रूबी को क्या हुआ? क्या बात है रूबी, हम अभी आ रहे हैं, वे लोग इधर ही आ रहे हैं। मैं जोगा जोगा को खबर कर दूं, लेकिन भीतर घुसते ही उसके गले से एक बेहद डरावनी चीख उबल पड़ी। जो जोगा दहशत से बुरी तरह चीखती हुई बाहर भागी। पारुल, अमित, पारुल, लाश, नहीं, बचाओ मुझे, पारू, आह, रूबी, रूबी को कुछ हो रहा है अमित, वह चीख रही है। उफ, अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा, लेकिन वह परछाई रूबी की ही है, वह खतरे में है पारुल। किनारे पहुंचकर दोनों चीते के समान छलांग लगाकर बाहर कूदे। पारुल फंसे फंसे स्वर में चिल्लाई, अमित, रूबी को कुछ हो गया है, उसकी आवाज़ अब क्यों नहीं आ रही है? घबराओ नहीं पारुल, उसे कुछ नहीं होगा, मैं अभी देखता हूँ। मैं अंजना को देखती हूँ, वह भी वैन में थी रूबी के साथ, वह कहाँ गई? अंजना, अंजना। ओह, अचानक एक झटके के साथ वह नीचे जा गिरी। आह, यही वह पल था जबकि पारुल की सांसें तक रुक गई। जिस्म के सभी हिस्सों ने ढेर सारा पसीना उगल दिया। चेहरे पर हर और नाच रही थी दहशत ही दहशत। अंजना, मस्तिष्क में आंधियां सी दौड़ने लगी उसके। चमत्कारिक ढंग से उछलकर खड़ी होने के बाद हिरणी की तरह कुलांचे भरती चीखती हुई बेतासा हट की ओर भागी। अमित, अमित, अंजना, लाश। तूफानी झोंके के समान वह कमरे में दाखिल हुई, लेकिन सामने नजर पड़ते ही वह गिरते गिरते बची। अमित, जड़वत सी खड़ी रह गई वह। लेकिन फिर एकाएक फुट फुट कर रोती हुई वह अमित के पांव से लिपट कर चीखने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता अमित, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, इस तरह हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते तुम, नहीं, कभी नहीं। अचानक इधर उधर देखती हुई चीख पड़ी वह, रूबी, जोगा, विक्की, कहाँ हो तुम सब? प्लीज प्लीज सामने आओ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बाथरूम में झांकते ही पारुल की आंखें पथरा गई। जो जोगा, रूबी, तो तुम भी नहीं रहे? उफ, हे भगवान, यह कैसी कयामत की रात है। अगले पल वह थरथराते हाथों से एक झटके के साथ दरवाज़ा बंद करने के बाद मुड़ी और हिस्टेरियाई अंदाज में गुर्रा उठी वह, आदमखोर हत्यारे, तू जो भी है, तेरे जिस्म को बोटी बोटी काट डालूंगी मैं। खटखट, और फिर स्टोर का दरवाज़ा कैसे खुला है? ओह हत्यारे, अब तू मुझे छिप कर धोखा नहीं दे सकता। स्टोर में कदम रख दिया उसने। अंदर तो घोर शांति है। 100 की रफ्तार से धड़धड़ाते दिल के साथ वह उसने दुच्छती की ओर देखा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन ऊपर पहुंचते ही न चाहते हुए भी उसके मुंह से एक बेहद डरावनी चीख उबल पड़ी। लैंप छूटकर तुरंत ही शहीद हो गया। कमरे में छा गया घनघोर अंधेरा। उफ, ऐसे में वो मुझ पर किधर से भी हमला कर सकता है, वह सोच भी नहीं पाई थी कि अचानक द्वार पर आहट उभरी। उफ, हे भगवान, वही होगा, वही जल्लाद, खूनी, आदमखोर हत्यारा। मुझे यहीं कहीं छिप जाना चाहिए। हत्यारा सामने था। सांस तक रोक ली उसने। दिल ने मानो धड़कना ही बंद कर दिया हो। आदमखोर हत्यारा पागल कुत्ते के समान स्टोर में यहाँ वहाँ उसे ढूंढ रहा था, और यकीनन वह पारुल को ही तलाश में था। और उस समय पारुल के समस्त रोंगटे एक साथ खड़े हो गए। जिस्म में मौत की लहर दौड़ती चली गई। उफ, वह शैतान ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ मैं उसकी निगाहों से बच नहीं सकूंगी। भय की अधिकता के कारण रो पड़ी पारुल। ओ गॉड, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी गॉड। शैतान आ धमका। नहीं, मौत को भी कपकपा देने वाली चीख पारुल के गले से निकल गई। इसी पल मानो बिजली सी कौंधी। हाथ में पकड़ा डंडा उसने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर शैतान की खोपड़ी पर दे मारा। शैतान, कुत्ते, कमीने, हत्यारे। शैतान के मुंह से गेंडे की सी डकार निकली। उस भरपूर वार से शैतान नीचे गिर पड़ा और इसी पल भूखी शेरनी की तरह झपट पड़ी वह उस रस्सी पर। हत्यारे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पलक झपकते ही रस्सी का फंदा बनाकर उसने शैतान के गले में डाल दिया। और हा हा हा, आदमखोर हत्यारे, अब तू नहीं बचेगा। पागलों की तरह ठहाके लगाती वह नीचे उतर आई। हा हा हा, शैतान, आदमखोर हत्यारे, कमीने, मैं तुझे साफ देती हूँ, तू अगले जन्म में नाली में रेंगते कीड़े की जिंदगी नसीब हो। थू है तुझ पर। निढाल सी वो स्टोर रूम से निकलकर वापस हट में आ पहुंची। ओ भगवान, यह सब क्या हो गया? मेरे सभी साथी मारे गए और मैं उनका मातम मनाने के लिए क्यों जिंदा बच गई? लेकिन अगले ही पल, छनाक, आह!
और इस एहसास के आते ही कि आदमखोर हत्यारा फांसी के फंदे से बच निकला है, उसके होश खराब हो गए। वह भीतर आने की चेष्टा करेगा, उफ, दरवाज़ा खुला हुआ है। आनन फानन में ही बाज की तरह झपट कर उसने दरवाज़ा बंद किया। बाहर से ठीक लॉक वाले स्थान के निकट कुल्हाड़ी की चोट पड़ी। नहीं, हत्यारे ने छिद्र में हाथ डालकर लॉक खोलना चाहा। नहीं नहीं नहीं, हत्यारे ने तुरंत हाथ बाहर खींच लिया, लेकिन फिर बुरी तरह से दरवाजे पर चोट पड़ने लगी। दरवाज़ा टूटकर बिखर गया। हर और सिर्फ दहशत ही दहशत। मौत सामने है और इंसान कुछ भी कर जाए तो कम है। शैतान हत्यारे बिल्ली जैसे चूहे पर झपटती है, ठीक उसी प्रकार पारुल हत्यारे के हाथ से छूटी कुल्हाड़ी पर झपटी। कुल्हाड़ी उठा ली उसने और किसी वहशी दरिंदे की तरह डकारती हुई रणचंडी बनी वह उस आदमखोर हत्यारे पर टूट पड़ी। बचाओ! मौत के भय से कांपती चीखती पारुल हट से निकलकर वैन की ओर दौड़ी। वैन स्टार्ट की और एक्सीलेटर दबती चली गई। वह वैन तोप से निकले गोले की तरह छूट निकली, लेकिन फिर एक धक्का खाकर रुकी और बंद हो गई। उफ, इसे क्या हुआ? होना क्या है? पेट्रोल हो तो वैन आगे बढ़े। और भयभीत हिरणी की निगाहें सीधे हट की ओर घूम गई। नहीं। वह दरिंदा लड़खड़ाता हुआ पारुल की ओर बढ़ा। बचाओ बचाओ! लेकिन दरवाज़ा पार करने के बाद वह कुछ कदम ही आगे बढ़ सका और लुढ़क गया। फिर वह नहीं उठ सका। इधर तूफानी झोंके की तरह पारुल जहां पहुंचकर रुकी वह पुलिस स्टेशन था। बचाओ मुझे, बचाओ! वह मार डालेगा मुझे। कौन हो तुम? चौकी इंचार्ज उछल ही पड़ा। कुछ बुरी तरह डरी हुई पारुल बड़बड़ाती हुई वह हट सुनियाना झील के किनारे आदमखोर हत्यारा बेहोश होकर लुढ़क गई। हवलदार, इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ और जीप तैयार करो, जल्दी। यस सर। और केवल 20 मिनट पश्चात, यह जिंदा है सर, नब्ज हल्की सी चल रही है। इसका मास्क उतारो। हवलदार ने दरिंदे के चेहरे पर चढ़ा मास्क उतार दिया और उसकी सूरत देखकर इंस्पेक्टर चौंक पड़ा। उफ, इसकी शक्ल तो जानी पहचानी लगती है। यह करमू है, प्रोफेसर दीवान का नौकर करमू। लेकिन सर, इसके दांत देखिए। उफ, यह तो जानवर दिखता है। और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर कुछ भी कीजिए, चाहे कुछ देर के लिए सही, लेकिन इसे होश में लाइए, वरना कई हत्याओं के रहस्य रह जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा इंस्पेक्टर। और फिर लगभग 20 घंटे के पश्चात डॉक्टर की कोशिश सफल हुई। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, एक एक का खून पी जाऊंगा। होश में आओ करमू, अपने अंतिम समय में तो अपना गुनाह कबूल कर लो। कबूल कर लो कि प्रोफेसर दीवान की हत्या तुमने की थी। कबूल करो कि अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए तुमने न जाने कितनी हत्याएं की, और कल रात तुमने एक साथ 7 हत्याएं की। कबूल करो करमू, और मुझे बताओ कि इंसानी खून के प्यासे कैसे हो गए तुम। और अचानक ही मानो करमू के मर्म को किसी ने झंझोड़ दिया। फुट फुट कर रो पड़ा वह। हाँ, मैंने 20 हत्याएं की है। उन सब की लाशों का खून पीने के बाद हट के पीछे ही गाड़ दिया करता था मैं आदमखोर हत्यारा हूँ इंस्पेक्टर, और मुझे आदमखोर बनाने वाला था वह प्रोफेसर करण दीवान, जो खून पर तरह तरह के रिसर्च के लिए वर्ष में 2 माह के लिए एकांत प्रवास करता था। और उस दिन उस प्रवास के दौरान उस समय मैं उसकी असलियत से वाकिफ नहीं था। उसने मुझे अनार के जूस में इंसानी खून मिलाकर पिलाया। पी जाओ करमू, यह हमारा आदेश है। अनार का जूस पीने की आज हमारी इच्छा नहीं। तो ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं पी लूँगा। नहीं, तुम इसे यहीं पियोगे अभी। मैं पी गया साहब। इंसान के खून का किसी दूसरे इंसान पर क्या असर होता है, यही जानना है मुझे। शाबाश। मुझे तरह तरह से इंसानी रक्त चखाया गया। किसी इंसान के जिस्म से निकला ऑपरेशन का मलिदा सैंडविच बनाकर प्रोफेसर ने मुझे खिलाया। करमू, यह सैंडविच खा जाओ और हमें बताओ कि इसका टेस्ट तुम्हें कैसा लगा। जजी, वह इंसान नहीं, हैवान था इंस्पेक्टर साहब। वह इंसान हो ही नहीं सकता था। कैसा लग रहा है करमू? का कुछ अजीब सा स्वाद है प्रोफेसर साहब। और फिर एक दिन वही दिन आ गया साहब, वही दिन जिस दिन मुझे प्रोफेसर द्वारा खिलाई पिलाई गई वस्तुओं की ज़बरदस्त आवश्यकता महसूस हुई। प्रोफेसर साहब, वह अनार का जूस आज फिर पीने को दिल कर रहा है। आपका बनाया वह सैंडविच। प्रोफेसर साहब, मुझे वह सैंडविच चाहिए। मेरे चेहरे पर वहशियत नाचने लगी। यह देख प्रोफेसर साहब के होश उड़ गए। चीख पड़े वह। करमू, यह क्या बकवास है? वह सैंडविच और अनार का जूस अब तुम्हें नहीं मिल सकता।
खून की तलब से मरा जा रहा मैं प्रोफेसर का इनकार नहीं सुन सका और बाज की तरह उनका गिरेबान झपट कर घुर्रा उठा। क्यों क्यों नहीं मिल सकता प्रोफेसर? मुझे उन चीज़ों की इतनी तलब क्यों लग रही है? बताओ, क्या मिलाया था तुमने उसमें? मैं तुम पर अपनी रिसर्च कर रहा था करमू, और उन चीज़ों में मैंने तुम्हें इंसानी खून पिलाया था। ऑपरेशन में निकाले गए किसी इंसान का मलीदा खिलाया था मैंने तुम्हें। नहीं। नफ़रत और घृणा से मेरा समूचा जिस्म थर्रा उठा। अपने बाल नोचते हुए चीखने चिल्लाने लगा मैं। नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता प्रोफेसर। तू इतनी जलील कमीनी हरकत नहीं कर सकता। उफ़। घिन व बदबू से मेरा दिमाग फटने लगा था। उपकाइया के साथ वहीं उल्टियाँ कर दी मैंने। उफ़। मेरी हालत देखते हुए प्रोफेसर ने मुझे स्टोर में ले जाकर बंद कर दिया, जहां मैं दरवाज़ा पीट पीट कर चिल्लाने लगा। प्रोफेसर, दरवाज़ा खोल दे प्रोफेसर, मुझे इंसानी खून चाहिए। इंसानी खून, ऑपरेशन में निकला खून का मलीदा चाहिए मुझे प्रोफेसर। उस रात मेरे पागल हो जाने में कोई कसर न बची थी। खून की तलब ने मुझे राक्षस बना दिया। इंसान के अंदर का मलीदा चखने के लिए मेरी जीभ कुत्ते की तरह लपलपाने लगी। और बस वहशियत की चरम सीमा पार कर गया मैं। न जाने कहाँ से इतनी ताकत मुझ में आ गई कि मैं ताला तोड़कर प्रोफेसर के सामने जा पहुंचा, और ड्राइवर बहादुर का खून भी पी गया मैं। लेकिन उनकी हत्याओं के बाद मैं सज़ा के भय से कांप उठा। नहीं, उफ, यह क्या हो गया? हे भगवान, मुझे बचा लेना। बाद में हट सील कर दी गई तो मैं फिर वहां आ गया और आसपास के लोगों का अपहरण कर उनका खून पीने लगा। और यह सब कहते कहते अचानक करमू पर बेचैनी हावी होने लगी। वह चीख पड़ा, डॉक्टर, मुझे खून ला दो, ऑपरेशन का मलीदा ला दो डॉक्टर। कहने के साथ ही करमू का हलक घुट गया। वह मर चुका था। उफ, प्रोफेसर की रिसर्च ने एक अच्छे भले इंसान को आदमखोर बना डाला। डॉक्टर, दरअसल आदमखोर हत्यारा करमू नहीं, प्रोफेसर करण दीवान है। करमू तो मोहरे के रूप में केवल इस्तेमाल हुआ। उधर पारुल भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद 21 घंटों के बाद उसे होश आया, और जब इंस्पेक्टर ने उसे आदमखोर हत्यारे की मौत की पूरी दास्तान सुनाई तो वह बिलक पड़ी। इंस्पेक्टर साहब, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि करमू को आदमखोर बनाने वाला शैतान मेरा अपना बाप होगा। उफ। कहते हैं कि जानवर के मुंह में इंसान का रक्त लग जाए तो वह नरभक्षी हो जाता है, लेकिन अगर किसी इंसान का रक्त किसी दूसरे इंसान के मुंह लग जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? समाप्त।